गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का आरोह भाग 2 से काव्यखंड का 5वां चैप्टर सहर्ष स्वीकारा है गजानन माधव मुक्तिबोध का लिखा हुआ यह कविता लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता पुलिस विभाग में थे, अतः स्थानांतरण होते यानी ट्रांसफ़र होने के कारण इनकी पढ़ाई नियमित रूप से व व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई। यही पता चले कि साल भर यहाँ पढ़े तब तक ट्रांसफ़र हो गया, फिर 2 साल किसी और शहर में गए दूसरे स्कूल में तब तक फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, तो नियमित स्कूल से पढ़ाई नहीं हो पाई। इसलिए जिस प्रकार से कि किसी भी अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, मिलिट्री वाला, पुलिस वाला है, कोई विभागीय अधिकारी है जो ट्रांसफ़र होने का उसमें रहता है, अगर वो परिवार अपने साथ लेकर के रहता है तो वहाँ बच्चों का नियमित पढ़ाई नहीं हो पाता, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि विद्यालय चेंज करने पर, बदलने पर वह लड़का साल भर पीछे हो जाता है। जानिए, कोई भी बच्चा है वह विद्यालय चेंज करने के बाद साल भर पीछे हो जाता है, और हर अगर दूसरे साल उसका विद्यालय चेंज होता रहे तो वह लगभग पीछे ही 0 पर ही रहेगा। ये मान के चलिए 0 पर ही रहेगा, कुछ नहीं आता है। ये अनुभव हम लोगों का है, जो हम लोगों के यहाँ बच्चे आते हैं नए, उनके आधार पर हम लोग कहते हैं। 1954 ईस्वी में नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने परास्नातक हिंदी विषय में किया। उसके बाद राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में पड़ता है कि डिग्री कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने लगे। इन्होंने अध्यापन, लेखन एवं पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता, प्रतिभा एवं कार्यक्षमता का परिचय दिया है। मुक्तिबोध को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा और संघर्षशीलता ने उन्हें चिंतनशील एवं जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने को प्रेरित किया। सन 1964 ईस्वी में यह महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार एवं सजग लेखक तथा कवि इस संसार से विदा ले लिया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही, चाँद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये कविता संग्रह, काठ का सपना, विपाद, सतह से उठता आदमी, कथा साहित्य, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिरी रचना क्यों नाम से समीक्षा की समीक्षा भी की। समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, ये आलोचना है। भारत, इतिहास और संस्कृति भी इन्होंने लिखा। आलोचना, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है कि आलोचक होना एक बड़ा विद्वता का गुण है, एक गुण है आलोचक होना। परंतु आलोचक या आलोचना तभी कीजिए जब आप उस तथ्य के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में आप पूर्ण रूप से जानकारी रखे हुए हैं, अन्यथा आपको दंडित भी होना पड़ेगा आलोचना करने में। लड़ाई झगड़ा होता है इसीलिए ना। आप किसी की अगर आलोचना करते हैं, वो फैक्ट के आधार पर आलोचना करते हैं, तो कोई भी आपको दंडित नहीं कर सकता है, ये जान जाइए।
लेकिन आलोचना करने के लिए आपको उस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखना होना चाहिए, उसकी कमियों का, उसकी अच्छाइयों का, उसकी बुराइयों का, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आप आलोचना कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई कवि या लेखक या इतिहासकार या वैज्ञानिक आलोचना करता है तो वह उस तथ्य को, उस सिद्धांत को पूरा पढ़ा है, पूरा जाना है, तब आलोचना कर रहा है कि नहीं इसमें अभी ये कमी है, इसमें ये सुधार करना चाहिए था। तो इन्होंने कामायनी, जो जयशंकर प्रसाद की लिखी एक महाकाव्य है, उसको, खंड काव्य है, उसको इन्होंने कहा कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, इस कविता पर पुनर्विचार होना चाहिए। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो लोगों ने प्रस्तुत किया उस पर भी आलोचना किया इन्होंने। समीक्षा की समस्याएं क्या है, इस पर उन्होंने चर्चा किया। प्रयोगवादी काव्यधारा में प्रमुख सूत्रधारों में थे। उनकी प्रतिभा का परिचय अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से मिलता है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जिन्होंने तार सप्तक का निर्माण किया था, आपको पहले ही बताया कि जिस प्रकार से हारमोनियम पर 3 सप्तक में धुन बजाए जाते हैं साथ, उसी तरह कवियों का भी इन्होंने एक सप्तक बनाया। उनकी कविता को मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों में आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन अधिकाधिक वेग और तीव्रता के कारण, ये उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करता है। फैंटेसी यानी काल्पनिक घटना, फैंटेसी मीन्स होता है काल्पनिक, कल्पना। इनकी रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहे। ये एक आलोचक कवि के रूप में विख्यात है। आलोचक के बारे में कबीरदास ने कहा है कि निंदक नियरे राखे आंगन कुटीर छवाए। जो हमारी निंदा करने वाला है उसको अपने पास में रखिए, अलबत्त तो अपने आंगन में उसका कुटी बना दीजिए, घर बना दीजिए। कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवार। अब बिन साबुन आपका जो मैल होगा वह दूर कर देगा, बिन पानी बिन साबुन। वे पत्रकार भी थे। राजनैतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार इन्होंने लिखा। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने उनकी कविता के बारे में लिखा है कि अद्भुत संकेतों भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। इनकी जो भाषा शैली है उत्कृष्ट, सहज सरल हिंदी खड़ी बोली का भाषा का प्रयोग, भाव के अनुरूप शब्द को गढ़ना और उसका परिष्कार कर उसे भाषा में प्रयुक्त करना, परिष्कार मतलब शुद्ध, परिष्कृत शुद्ध रूप करना और उसको कविता में प्रयोग करना, सौंदर्य की अनुभूति विशेषता, अद्भुत विशेषता है। तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अरबी और फारसी शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। छायावाद और स्वच्छंदवादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक है। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया। प्रस्तुत कविता जो यहाँ पर दिया गया है सहर्ष स्वीकारा है। इनकी कविताएं आमतौर पर लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी छोटी कविताएं लिखी हैं उनमें एक है सहर्ष स्वीकारा, जो भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई है। ये छोटी कविताओं में से है, नहीं तो इनकी कविताएं, सभी कविताएं लंबी लंबी होती हैं।
एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। कोई एक हम एक्सेप्ट करते हैं बात, कोई कहा तो हम एक्सेप्ट कर ले, लेकिन उसी बात को एक सहर्ष प्रसन्नतापूर्वक एक्सेप्ट करना, दोनों में अंतर हो जाता है। जब हम खुशी खुशी स्वीकार करते हैं तो सहर्ष स्वीकारना हो जाता है। यह कविता जीवन के सब सुख दुख संघर्ष अवसाद उठा पटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को यहाँ से जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस को तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया। कविता जो है कहता है कवि कि जिंदगी में जो कुछ भी है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्भिली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अपना सब मौलिक है, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पीराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पताली अंधेरों की गुहाओं में, बीवरों में, धुएं के बादलों में। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पताली अंधेरे की गुहाओं में, बीवरों में, धुएं के बादलों में। बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, वह सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यह कविता रहा। कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, उसे सहर्ष स्वीकार करिए। संदर्भ क्या होगा इसका कि प्रस्तुत का व्यास हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहर्ष स्वीकारा से उद्धृत है, लिया गया है, रचित है, जिसके रचयिता गजानन माधव मुक्ति बोध है। इस कविता में कवि ने जीवन में सुख दुख संघर्ष और साथ उठा पटक को सम्यक भाव से अंगीकार यानी स्वीकार करने की प्रेरणा दी है। कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, जैसा भी है, उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। और मैं करता हूँ,
कवि कहता है कि मेरे जिंदगी में जो कुछ भी है, जैसा भी है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कहता है इसलिए कि मेरा जो कुछ भी है वह प्रिया को अच्छा लगता है। मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, प्रिया प्रेमिका और प्रिया का ईश्वर, कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी में है वह उस ईश्वर का दिया हुआ है, वह मेरे लिए अच्छा समझा है तभी वो मुझको दिया है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें ईश्वर द्वारा मिलता है। तो इसलिए जो कुछ भी मिला हमें, जो भी रिजल्ट आया उसको सहर्ष स्वीकार करिए कि हमारे लिए यही अच्छा था। तो आपको परिणाम से कभी दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। परिणाम आपका सुखद होगा जब आप सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। कहता है कि जैसे गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव में संपन्नता होता है। तो विचारों से संपन्नता, हम खूब बातें लंबी लंबी करते हैं, अपने आप को काफ़ी अनुभवी दिखाते, अरे हमने तो बहुत ऐसा कुछ झेला है, और अपनी गरीबी पे अभिमान, गरीबी पर हमें गर्व है, गरीबी पर हमें गर्व है। गर्बीली गरीबिया, देखिए गर्बीली विशेषण है। गर्बीली क्या है? विशेषण है कि गरीबी पर भी हमें गर्व है। किस बात का गर्व है? कि हमें जीवन के बहुत अनुभव हैं। किस बात का गर्व है? कि हमारे पास विचारों का संपदा है, व्यक्तित्व की दृढ़ता यानी मजबूती है। दृढ़ता यह भीतर की विसरता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक। व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, सरिता, दृढ़ता या भीतर की सरिता, या सरिता यानी नदी, भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक है तथा नए है। मौलिक यानी कि नेचुरल, नेचुरल प्राकृतिक है, और तथा नए भी। इनकी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ भी घटता है या जो कुछ जागृत होता है, नया आता है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है, तुम्हारी प्रेरणा के कारण हुआ है। ईश्वर ने प्रेरणा दिया है। हर किसी को प्रेरित करने के लिए कोई न कोई व्यक्ति जरूर होता है, और जो भी प्रेरित करता है उसे कभी प्रिया कहा है, प्रेमिका कहा है, चाहे वह ईश्वर हो, माता पिता हो, शिक्षक हो, भाई बहन हो, कोई भी हो। हमें जो भी कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वही हमारा प्रेमी है। कभी उसी को प्रेमी बोला है। यह पंक्ति का जो काव्य सौंदर्य होगा वह क्या होगा कि कभी अपनी हर एक उपलब्धि को प्रेमिका को श्रेय देता है। संबोधन शैली में है, मौलिक है कि आवृत्ति प्रभावी बन पड़ी है, मौलिक है, मौलिक है। विचार वैभव, भीतर की सरिता में रूपक तथा पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। विचार वैभव विचार रूपी संपदा है, और भीतर की सरिता, भीतर की सरिता यानी कि भावनाओं की नदी, पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार भी है, सहर्ष स्वीकार, गर्भिली गरीबी, विचार वैभव, खड़ी बोली, मुक्तक छंद शैली में लिखा हुआ, विशेषणों का सुंदर प्रयोग, गंभीर, गर्भिली इत्यादि विशेषण प्रयोग किए गए हैं। तो ये आज का वीडियो रहा, पहला भाग। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और चैप्टर को समझिए। धन्यवाद। वीडियो